नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने ही प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म मैथ विजन में। और हम आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हैं अपने सब्जेक्ट हिंदी को लेकर के। और आज हम अपने काव्य खंड यानी गोधुली, आपके क्लास 10th हिंदी पाठ्य पुस्तक के गोधुली के काव्य खंड जिनका नाम है हिरोशिमा। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। यानी कहने का मतलब कि हम हर अध्याय को इंपॉर्टेंट कहते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों है इसलिए कहा जा रहा है। तो चलिए दोस्त, एक बार फिर से हम हिरोशिमा के बारे में अपनी कहानी को उजागर करें। और आप सब लोग जानते हैं कि हिरोशिमा जो अमेरिका के द्वारा जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 पर बम गिराए गए थे, और उसी की अध्ययन में यानी उसी को एक बार आपको ताजा करने के लिए हिरोशिमा पाठ लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। एक बार सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाइए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। और सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कवि परिचय। सबसे पहले हम आपको कवि परिचय पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या पढ़ाएंगे? पाठ का सारांश पढ़ाएंगे और सीधे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आएंगे। यानी वैसे छात्र जो आगामी 2025 में बिहार बोर्ड क्लास 10 की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरह से कह लीजिए कि ये रामबाण है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए दोस्त, एक बार शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। और जो लोग नहीं जुड़े हैं, एक बार सब लोग फटाफट जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वो लोग भी जुड़ करके हिरोशिमा पाठ का आनंद ले सके। तो चलिए प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं हम एक बार फिर अपनी कहानी को। हिरोशिमा, ये रही मेरे प्यारे बच्चों हिरोशिमा। लेकिन सबसे पहले तो कवि परिचय, सॉरी इसके लिए थोड़ी सी सॉरी, बात कर लेते हैं कवि परिचय की। मेरे प्यारे बच्चों, कवि परिचय हिरोशिमा। सबसे पहले हिरोशिमा कहां है? तो जापान में। आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि हिरोशिमा कहां है, तो आप इसका आंसर क्या दीजिएगा? जापान में। बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं क्योंकि ये आसान है और ये हर जगह मिलता है। SST में भी आपको मिल जाएगा, हिंदी में भी मिल रहा है। और ऐसे राज्य राजधानियां जापान के बारे में जानते हैं तो आपको पता ही होगा। तो चलिए, हिरोशिमा पाठ के लेखक अगर बात करें तो अज्ञेय है। अज्ञेय, इनको क्या पढ़ेंगे? अज्ञेय। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे बच्चों की, अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आपके पाठ्य पुस्तक में मेरे प्यारे बच्चों अज्ञेय का पूरा नाम पूछता है। तो अज्ञेय का पूरा नाम आप लोग क्या जानेंगे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम था। आगे चलते हैं। जन्म, इनके जन्म के बारे में बात करें तो 7 मार्च 1911 कस्या, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। मैराथन में भी आया था कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, तो 1911 7 मार्च नहीं दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, 7 मार्च 1911 ईस्वी, कस्या कुशीनगर, यूपी में है। कुशीनगर जिला, कस्या गांव। जैसे रामधारी से दिनकरवाला में भी हम लोग पढ़े थे, सिमरिया बेगूसराय बिहार, उसी तरह से कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश। एक उत्तर प्रदेश एक बिहार, एक उत्तर प्रदेश एक बिहार के कवि का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इनके माता का नाम बेअंती देवी था और इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मेरे प्यारे बच्चों घर पर ही हुई। हम सब लोगों की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही होती है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होता कि जन्म लेते ही अमेरिका चला जाएगा पढ़ने, वो बहुत भाग्यशाली होता है। आगे चलते हैं। मैट्रिक की परीक्षा मेरे प्यारे बच्चों 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से किए थे और इंटर इन्होंने 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि अज्ञेय यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने मैट्रिक की परीक्षा कब की? 1925 में। कहां से? पंजाब विश्वविद्यालय। इंटर कब किए थे? 1927। कहां से? मद्रास क्रिश्चियन। और BSc मेरे प्यारे बच्चों 1929 में फॉरेन कॉलेज से किए थे। और इन्होंने MA भी किए थे, लेकिन अंग्रेजी विषय से, लाहौर में। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इन्होंने MA किया किस विषय में? अंग्रेजी में, लिख रहे हैं हिंदी में। बहुत सौभाग्य की बात है मेरे प्यारे बच्चों कि बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेजी में MA किया और हिंदी में अपनी कलम चलाई। अंग्रेजी में MA करके और हिंदी में इन्होंने अपनी कलम चलाई है। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों अंग्रेजी में MA किए थे। 1929 ईस्वी में इन्होंने BSc किए, 27 में मद्रास से उन्होंने इंटर किया और 25 में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक किए। आगे चलते हैं। अगला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देख लेते हैं। अगला यही है रचनाएं। इनकी कुछ रचनाएं हैं। भग्नदूत, इत्यलम, बावरी अहेरी, सदा निरा। ओ सदा निरा 12 क्लास में पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी की पाठ्य पुस्तक में दिगंत भाग 2, विपथगा, जयदोल, त्रिशंकु, तार सप्तक। इन्होंने तार सप्तक, पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, ऐसे बहुत सारे। तो जब भी आपसे सप्तक तार सप्तक करके आएगा, सीधे अज्ञेय मारिएगा। पहला सप्तक, दूसरा सप्तक या कोई भी, ये मारिएगा अज्ञेय जी। आगे चलते हैं। निधन इनकी 4 अप्रैल 1987 को। इनकी निधन कब हुई थी? 4 अप्रैल 1987
87 को। उसके बाद हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। आपसे ये VVI आज ही कर देते इसको, आज ही कर देते इसको VVI। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात हमारे अज्ञेय जी किए थे। और एक और क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे बच्चों कि कविता में प्रपद्यवाद का, कविता कहानियों में प्रपद्यवाद का प्रयोग किसने किया? तो नलिन बिलोचन शर्मा मारिएगा। और प्रयोगवाद का तो यहां अज्ञेय मारी गया। आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली अगर कोई कविता है तो मेरे प्यारे बच्चों कौन है? हिरोशिमा। VVI कर लीजिएगा। आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत विभीषिका का चित्रण करने वाला अगर कोई कविता है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है? वो क्या है? हिरोशिमा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों पाठ की ओर बढ़ा जाए, क्या हम अपनी पाठ की ओर बढ़ें? कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सब लोग इसको याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम अपनी पाठ हिरोशिमा की ओर। और ये रही हमारी हिरोशिमा पाठ। मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा क्या रहा? हिरोशिमा। देखिए ओ सर कैसे हो गया? चलिए दोस्त शुरू करते हैं पाठ। हिरोशिमा। जब हिरोशिमा नाम की लड़की को लेके भाग जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है? हिरोशिमा। बुझा गए? जब हीरो फिल्म में सीमा नाम के लड़की के लेके भाग जाई तो पाठवा के नाम का हो जाए? हिरोशिमा। जेकर लेखक अज्ञेय जी, उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इन्होंने हिंदी कविताओं में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था। और इनकी कुछ पुस्तकें हैं विपथगा, जयदोल, तार सप्तक, याद रखिएगा। आगे चलते हैं सीधे हम अपनी कविता की ओर। कहां चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कविता की ओर। और कविता क्या कहता है एक बार सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर धूप बरसी, अरे अंतरिक्ष पर नहीं फटी मिट्टी से। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं। लेखक कहते हैं कि हम जब एक बार जापान घूमने गए थे तो ये विभीषिका हमें देखने को मिला और उसी समय हमने इस कविता को लिख डाली। और क्या कहते कि एक दिन से ऐसा सूरज निकला क्षितिज पर नहीं। एक दिन जापान में सूरज निकला, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्षितिज पर नहीं। क्षितिज मतलब क्या होता है? आकाश और धरती जहां मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसी को क्षितिज कहते हैं। लेकिन कभी कहते हैं कि अरे यार एक दिन सहसा माने अचानक सूरज निकला, लेकिन वो सूरज आसमान से नहीं, नगर के चौक पर धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। नगर के चौक पर धूप भी निकली मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन वो धूप अंतरिक्ष से नहीं आ रहा था, फटी मिट्टी से। यानी कहने का मतलब कि सूरज कहने का मतलब क्या होगा? बम से। तो लेखक कहते हैं कि एक दिन अचानक हिरोशिमा शहर में अचानक सूरज निकला, और वो सूरज आसमान से नहीं निकला था, फटी मिट्टी, धरती के मिट्टी फाड़ कर निकला था मेरे प्यारे बच्चों। और उस निकलते हुए सूरज से धूप भी निकला था, लेकिन वो अंतरिक्ष से धूप नहीं निकला था प्यारे बच्चों, वो धूप उस फटी मिट्टी से निकली थी। यानी कहने का मतलब कि एक दिन अचानक सुबह हिरोशिमा शहर में एक दिन अचानक सुबह बम का प्रभाव हुआ, और बम इतना तीव्र शक्ति वाला था कि शहर को एकदम चकाचौंध रोशनी में भर दिया। और वो रोशनी अंतरिक्ष से नहीं आया, बल्कि फटी हुई मिट्टी से आई। और वो सूरज नहीं था, क्या था मेरे प्यारे बच्चों? वो बम था। वो सूरज नहीं था, वो क्या था? वो बम था। तो लेखक सूरज कहकर किसकी ओर संकेत किए हैं? बम की ओर। सूरज कहां से निकला हुआ था? धरती से, फटी हुई मिट्टी से निकली हुई थी। तो अगर इस पंक्ति का हम मेरे प्यारे बच्चों अगर भावार्थ लिखना है, चाहे व्याख्या करना है, तो कैसे करेंगे सुन लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति हिरोशिमा पाठ से ली गई है, जिनके लेखक अज्ञेय हैं। इसमें लेखक ने हिरोशिमा नामक शहर पर गिराए गए बम के बारे में अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। लेखक का कहना है कि एक दिन सुबह हिरोशिमा नामक शहर में अचानक बम फटा, और वह बम की प्रभाव इतना तीव्र था कि चारों तरफ रोशनी इस प्रकार फैल गई जैसे कि वो रोशनी सूर्य से आई हुई है। लेकिन वह सूर्य से आने वाली रोशनी नहीं थी, वो बम की रोशनी थी। उसके बाद
नगर पर धूप भी बरसी, धूप मतलब वही रोशनी, और वो रोशनी सूर्य का नहीं बल्कि फटे बम का था। क्लियर? आगे चलते हैं अगले। इसी तरह से अगर लिख सकते हैं तो कोई भारी नहीं है, कोई इसमें ज्यादा तामझाम करने की जरूरत भी नहीं है। आगे चलते हैं। छायाएं मानव जन की ही दिशाहीन, सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। छायाएं मानव की जनहीन, छायाएं मानव की एकदम जनहीन हो गई थी, वह सूरज नहीं पूरब में। वर्षा साता बीचों बीच नगर के काले सूर्य के रथ रथ पहियों के जो टूट कर अरे बिखर गए हो दसों दिशाओं में। अब देखिए क्या कहते हैं कवि, कहते हैं क्या, सुन लीजिए। कहते हैं कि वो सूर्य, छायाएं मानव जन की दिशाहीन, छायाएं मानव जन की दिशाहीन क्यों हो गई? क्योंकि किसी भी वस्तु की छाया तब बनती है मेरे प्यारे बच्चों जब प्रकाश एक निश्चित दिशा से आती है। लेकिन यहां तो प्रकाश एक निश्चित दिशा से नहीं आ रही है, यहां प्रकाश एक निश्चित दिशा से नहीं आ रही है, यहां प्रकाश कहीं और से आ रही है। और वो क्या है? वो प्रकाश बम का है, और बम का प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया है। इसीलिए कवि कहते हैं कि मानव की जो जन की छायाएं थी वो दिशाहीन हो गई है, सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। वो सब ओर से आ रही प्रकाश थी, वो सूरज पूरब में नहीं उगा था मेरे प्यारे बच्चों। वो कहां उगा था? वो सड़क के बीचों बीच चौक पर उगा था, और उसकी रोशनी चारों दिशाओं में फैल जाने के कारण मानव की छायाएं जनहीन दिशाहीन हो गई थी। क्योंकि दिशाहीन इसलिए हो गई क्योंकि किसी वस्तु की छाया तब बनती है जब प्रकाश एक निश्चित दिशा से आती है। आगे कहते हैं कि वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के काले सूर्य के रथ घर घर पहियों के जीव अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशाओं में। यानी कहने का मतलब कि ऐसा प्रतीत होता था जैसे सूर्य भगवान अपने रथ पर आ रहे हैं और उन रथ के पहिया टूट गया है, और सूर्य भगवान का प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा है, और किसी भी मानव पर यानी कि धरती पर रहने वाले किसी भी मानव की छाया नहीं बन रही है। यानी कि वो बम मेरे प्यारे बच्चों सड़क के बीचों बीच फटा था, और उस बम की प्रकाश इतनी शक्तिशाली थी कि वो सारे शहर को अपने आक्रोश में ले लेता है, और सभी शहर के लोगों को दिशाएं छायाहीन हो जाती है। बीचों बीच काले सूर्य के रथ सूर्य के पहियों की तरह टूटकर बिखर गया था दसों दिशाओं में, ऐसा प्रतीत होता था। कुछ क्षण वह उगा उदय अस्त, केवल एक ही प्रज्वलित क्षण की दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी, फिर वो जो बम था ना मेरे प्यारे बच्चों कुछ क्षण के लिए उगा था। आप लोग देखे होंगे दीपावली पर जब आप लोग बम पड़ाका छोड़ते होंगे तो देखे होंगे कि वो कुछ क्षण के लिए फुटुक करके प्रकाश फैला के फिर खत्म। तो वही मेरे प्यारे बच्चों ऐसा बम था जो कम समय के लिए और ज्यादा प्रज्वलित हुआ, इतनी शक्ति थी कि सारे शहर को अपने आगोश में ले लिया, सभी लोग मोम की तरह पिघलने लगे। मानव जन की छायाएं दिशाहीन हो गई, जो जहां था वहीं रह गया। या कुछ क्षण के लिए वह उदय अस्त, एकदम तनिक क्षण के लिए वह उदय हुआ तुरंत अस्त, यानी बम फटा और क्षण मिनटों में बहुत सारे लोगों को अपने आगोश में लेकर के और उस शहर को एकदम नामो निशान खत्म कर दिया। केवल एक क्षण प्रज्वलित क्षण, एक क्षण के लिए दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी, वह जो दोपहरी थी वो दृश्य शोक लेने वाली थी मेरे प्यारे, जो तो दर्दनाक दोपहरी थी, क्योंकि वह सूरज नहीं निकल गया, वह बम फटा हुआ था। छायाएं मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी हो होकर मानव की सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी हुई है। छायाएं मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी हो होकर, आज भी हिरोशिमा शहर में जाइएगा तो बम का प्रभाव आज भी देखने को मिलेगा। मानव की छायाएं अभी नष्ट नहीं हुई है, मानव की छायाएं पत्थरों पर, घरों पर, सड़कों पर देखने को मिलती है। नहीं मिट्टी लंबी हो होकर, आज भी वो मिट्टी नहीं, वो लंबी होकर मानव ही सब भाप बनकर सो गए। और वो बम का प्रभाव इतनी शक्तिशाली था मेरे प्यारे बच्चों की मानव भाप बनकर ऊपर उड़ गए। भाप जैसे मोमबत्ती जलता है ना, चाहे आप लोग देखे होंगे कि जब पानी वगैरह हम लोग गर्म करते हैं तो भाप कैसे उड़ता है, उसी तरह से पूरे जनता भाप बनकर उड़ गई। क्या बनकर उड़ गई? भाप बनकर उड़ गई। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। छायाएं मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी हो होकर मानव सब भाप बनकर हो गए। छायाएं तो अभी लिखी है, अभी साखी के रूप में यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मानव जनता की मरी हुई छायाएं आज भी हिरोशिमा शहर को याद दिलाती है कि किस प्रकार जापान ने अपनी क्रूरता का परिचय दिया था। क्लियर? आगे चलते हैं। ये लास्ट है अध्याय। झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर, यह बता रहा है प्रतीक। आज मानव छायाएं झुलसे हुए पत्थरों पर हैं,
उजड़ी हुई सड़कों की नाव गज पर हैं। आगे कह रहा है कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। मानव का रचा हुआ सूरज था मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि बम अस्त्र शस्त्र जो बनाते वो मानव बनाते हैं, और मानव के द्वारा रचा गया सूरज था मेरे प्यारे बच्चों, और मानव को ही खत्म कर दिया, मानव की विनाश लीला को ही समाप्त कर दिया। तो मानव के द्वारा रचा गया सूर्य आज मानव को ही समाप्त कर दिया। अब पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। और आज हिरोशिमा शहर के सड़कों पर, पत्थरों पर, रोड पर, घर मकान दरवाजों पर जो मानव की छायाएं बनी हुई मेरे प्यारे बच्चों, मृत शरीर का जो निशान बना है वो साखी के मतलब की प्रत्यक्ष रूप में वो गवाह है कि किस प्रकार से अमेरिका ने हिरोशिमा शहर पर बम गिराकर अपनी क्रूरता का शिकार किया और मानव को दिशाहीन बना दिया, मानव को अपंग बना दिया। आज भी जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों जापान में, तो वहां पे अपंग लोगों को देखने को मिलता है। क्या बहुत सारे लोग वहां पे अपंग लोग हैं, क्योंकि बम का प्रभाव इतनी शक्तिशाली था कि डीएनए को प्रभावित कर दिया था, और डीएनए को प्रभावित करने का कारण कि आपके प्रजनन शक्ति में भी प्रभावित हो गए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। साखी के रूप में आज वहां के सड़कों पर मानव की मृत शरीर है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अभी आपको बताएं कि हिरोशिमा लेखक पाठ के लेखक हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ये बहुत VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली। आगे, हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा दी गई है किसे? अणुबम की। क्लियर, अणुबम। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा जापान में है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे, हिरोशिमा कविता अज्ञेय की किस काव्य संग्रह से ली गई? हिरोशिमा कविता अज्ञेय की किस काव्य से ली गई है? तो मेरी उम्मीद से चिंता, आंगन के पार द्वार, बावरी अहेरी, सदा नीरा से शायद ली गई है। ओ सदा नीरा, एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे क्या होगा। सदा नीरा सही ली गई है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? सदा नीरा। ये आपको क्लास 12 में पढ़ना है, वो सदा नीरा। आगे चलते हैं। हिरोशिमा शीर्षक कविता में बर्निंग सूरज कहां से निकला था? तो नगर के चौक से, पूर्वी क्षितिज पर पूर्वी दिशा नहीं, नगर के चौक से। क्लियर, आगे अगला क्वेश्चन। अज्ञेय को हिंदी के साथ साथ किस भाषा का ज्ञान था? संस्कृत, अंग्रेजी और फारसी। ये बहुभाषाविद थे मेरे प्यारे बच्चों, बहुभाषाविद थे। ये अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फारसी सब जानते थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 नहीं, 1911 चुनना है, लेकिन कब? 7 मार्च 1911। मैराथन क्लास में भी ये था कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च नहीं दिया था, सिर्फ दिया था 1911। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अज्ञेय का एक प्रमुख कवि के साथ साथ कथाकार, विचारक और पत्रकार उपयुक्त सभी थे। अज्ञेय पत्रकार, विचारक और सब कुछ थे। आगे चलते हैं। अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाला, सभी। ज्ञानपीठ पुरस्कार, चलिए क्या क्वेश्चन कर रहा है? अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाला, यानी कि इनमें से सभी होगा। ज्ञानपीठ भी मिला है, अकादमी, सब लोग मिला। आगे चलते हैं। अज्ञेय ने हिंदी कविता में किस वाद का सूत्रपात किया? प्रयोगवाद। ये कविता बहुत ही, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ना मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल में भी पूछेगा प्रयोगवाद का। आगे, अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री। हीरानंद, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्लियर, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि थे? तो अज्ञेय प्रयोगवाद के कवि थे, प्रयोगवाद का सूत्रपात। आगे चलते हैं। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? बाहरी अहेरी, आंगन के पार द्वार, मलयाल गिरी, एक बूंद सहसा उछली। मलयाल गिरी, शायद मिलनयान मिनी इसकी कृति नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन करो। तार सप्तक कितने कवियों का? तार सप्तक 7। तार सप्तक मतलब 7 कवियों का इसमें मिलन है। ये ज्यादा कोई कठिन क्वेश्चन ना होने के कारण मेरे प्यारे बच्चों में इतने मतलब कि थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं। तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो जब भी हम आपको बताए थे तार सप्तक, पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, जो भी आएगा वो अज्ञेय मारिएगा। इसका आंसर क्या होगा? अज्ञेय होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नदी के द्वीप एवं पुष्करिणी किस कवि की रचना है? तो ये हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कृति है। क्लियर, आगे कुछ क्षण
का वह उदय अस्त के द्वारा कवि क्या कहना चाहते थे? आकाश का सूरज, नगर के चौक पर निकला सूरज, प्राकृतिक सूरज, मानव निर्मित अणुबम के विस्फोट से उत्पन्न सूरज, यही होगा मानव निर्मित उत्पन्न। आगे, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? शेखर एक जीवनी उपन्यास हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर क्या कर रहा है? पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साक्षी है? पशु की, ईश्वर की, मानव की? तो किसकी? मानव की मेरे प्यारे बच्चों। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पत्थर पर लिखी हुई साक्षी। आगे, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया, कहां पे? जापान पे। और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पे 2 परमाणु बम अमेरिका गिराया था। आ रही है 6 दिसंबर, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। एक का था लिटिल बॉय था और एक का तो मेरा नाम ख्याल नहीं आ रहा है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात आंख मूंद के अज्ञेय मारिएगा। बार बार मैं बता रहा हूं कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात अज्ञेय मारिएगा। आगे, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। सूर्योदय, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान। आगे, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी कहां? मां मिट्टी से। क्लियर? आगे चलते हैं। और इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, इस सेट में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आप कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाए हैं, एक बार सारे बच्चे मुझे सूचित करेंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों ये सेशन भी आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मेरे प्यारे साथियों मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म है जहां पे हर विषय की तैयारी कराई जाती है एक अनुभवी शिक्षक के द्वारा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया है तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में एक न्यू अध्याय, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जोश और जुनून के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।